हमारे राष्ट्रीय नेता श्री रामदास जी आठवले साहब, इनकी आज पत्रकार परिषद है, इसलिए आप सब लोग आए, इसलिए मैं मीरा भाईंदर मेरे तरफ से आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही आज बड़ी हमारे लिए, आपके लिए सबसे पहले खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता आज उनका बिनविरोध निवड है, इसलिए मैं मेरे तरफ से अपने सभी भाइयों की तरफ से उनका फूल का गुच्छा देकर स्वागत करता हूँ। सर क्या कहेंगे, राज्यसभा में फिर एक बार आपको भेजने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मुझे देश भर काम करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वैसा उसके पहले भी मैं देश भर में घूमता ही था, लेकिन जब से मैं मंत्री बना हूँ तो और भी गति से मेरा काम पूरे देश भर में बढ़ा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के रुबा अगर हमारे ऊपर नहीं होती थी तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता था, और नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का आशीर्वाद नहीं होता था तो भी ये इतना संभव नहीं था। और देवेंद्र फडणवीस जी का प्रयास इसके पीछे जरूर है, और मेरा जो कार्यकर्ता लोग है, कार्यकर्ता इनको सत्ता का कुछ भी नहीं मिलता है तो भी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, ये नारा हमेशा मेरे कान में गूंजता है और मैं आगे बढ़ता हूँ और ये मेरे साथ सब आते हैं। तो इसलिए कार्यकर्ता की ताकत भी एक मेरी ताकत है, और उसके लिए मुझे राज्यसभा का मौका मिला है। और मैं गरीब, वंचित और महिला है, युवा है, अल्पसंख्यक है, सभी वर्गों के लिए मैं काम करता रहूँगा। आठवले साहब, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आपको पद दे देती है, लेकिन निचले स्तर पर कार्यकर्ता दिल जान लगाकर मेहनत करता है, लेकिन चुनाव के मौके पर सिर्फ उसको लॉलीपॉप दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, हम तुमको खौफ में ले लेंगे, हम आपके पार्टी के पदाधिकारी को बड़ा पद देंगे, लेकिन उन्हें कोई भी पद नहीं दिया जाता है, सिर्फ केवल वो चुनाव के मौके पर आश्वासन दिया जाता है। बात सही है कि बात जो आपके मन से मैं समझ हूँ कि भाई हमको नहीं मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए, मेरी मांग हमेशा रही है। बहुत ज़्यादा सीट ना भी सही, लेकिन 2-3 सीट, 1-2 सीट और कई जगह पर सीट मिली भी है। हमने ये भी प्रस्ताव रखा था कि भाई हमारी पार्टी का सिंबल यहाँ नहीं है, मतलब गन्ना किसान तो है, लेकिन अभी तक हमारी पार्टी को कोई मान्यता नहीं है, लेकिन हम बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन आरपीआई करके हमको सीट दीजिए। जिस तरह पुणे में हमें 9 सीटें मिली थी, उसमें 6 सीटें हमारी चुनकर आई कमल सिंबल पर, और वहाँ हमारा जो डिप्टी मेयर है, ये डिप्टी मेयर पुणे में बना है। तो मुझे लगता है कि हर महानगर पालिका में आरपीआई को कोई ना कोई तो सत्ता मिलनी चाहिए, तो इसके लिए जरूर मेरा प्रयास जारी है। मेरी तो मांग हमेशा रही है कि बहुत ज़्यादा ना भी सही, लेकिन कुछ न कुछ तो सत्ता की भागीदारी मेरे वर्कर को मिलनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस जी ने आश्वासन दिया है कि अभी जो इलेक्शन के बाद, सभी इलेक्शन के बाद जो महामंडल है, उस महामंडल में आरपीआई को 1 या 2 चेयरमैन पर देने का विचार किया जाएगा, ऐसा बोला है। 1 एमएलसी देने का भी मान्य किया है। जिला, तालुका की और शहरों की जो कमेटियां है उसमें भी आरपीआई को कोई मौका देगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मैं जरूर कोशिश करूँगा और वो भी करना है। और दूसरे बाजू में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना संगठन दलित समाज से आगे बढ़कर दूसरे समाज तक पहुंचाना चाहिए। तो पार्टी टिकट नहीं देती, जिस तरह अभी बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजय दादा पवार साहब की एनसीपी है, जो अलायंस होता है वो अपने बलबूते को खड़ा करते हैं और कुछ लोग उनपर लाते हैं। तो हमें भी आगे ये करना पड़ेगा कि अगर अलायंस नहीं होता है तो कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़े, लेकिन एक हमारी मांग है कि पहले वार्ड सिस्टम होती थी, 1 वार्ड ही होता था, अभी 4 वार्ड का एक प्रभाव होता है। तो उसमें हमारी पार्टी को चुनकर आना, छोटी छोटी पार्टी को चुनकर आना मुश्किल है। इसीलिए सरकार के पास हमारी मांग है कि लोकल बॉडीज के ही चुनाव में, नगर पालिका और महानगर पालिका में वार्ड सिस्टम को खत्म किया जाए, और इसके लिए मैं आगे प्रयत्न करूँगा। लेकिन हम लोगों को भी हमारी पार्टी थोड़ी ब्रॉड बनाने की आवश्यकता है।
अठवाले सर, आप केंद्र में एनडीए की सरकार में शामिल है। हाँ हाँ आप केंद्र में एनडीए की सरकार में शामिल है, तो पिछले कुछ वर्षों से दलितों पर अत्याचार और अन्याय के मामले बढ़े हैं। इस पर चंद्रशेखर आजाद तो आवाज उठाते हैं, लेकिन आप कभी आवाज उठाते दिखाई नहीं देते। नहीं, आवाज उठाते मतलब अभी वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मैं मिनिस्टर हूँ, तो आवाज उठाने का तो मतलब ऐसा मैं भी आवाज उठाता हूँ। जहाँ भी कोई एट्रोसिटी होती है वहाँ मैं जाकर आता भी हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में मतलब एज ए मिनिस्टर हम ऐसा आवाज नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसके लिए मेरा मंत्रालय वो देखता है। एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो भी केसेस होती है वो ना हो, उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना, गांव-गांव में दलित सवर्णों को इकट्ठा करना और दलित पर अत्याचार ना हो, इसके लिए हमारा मंत्रालय प्रयत्न करता भी है। मैं खुद भी प्रयत्न करता हूँ, लेकिन आवाज़ उठाने का विषय नहीं, मैं तो आवाज़ उठाकर ही मैं इधर आया हूँ। इसीलिए मैं जहाँ भी अत्याचार होता है उनको न्याय देने की कोशिश मेरी तरफ से भी एज ए मिनिस्टर होती है और अत्याचार ना हो इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि समाज में काफ़ी एकता पैदा हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की मेंटेलिटी है कि दलित पर आज भी अत्याचार होते अच्छी बात नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज के सभी घटकों ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी गांव में दलित पर अत्याचार ना हो। अठौली साहब, आपने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि युद्ध नहीं चाहते, वो बुद्ध चाहते हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के सत्ताधारी महाराष्ट्र में अलग अलग बयान दे रहे हैं उनके नेता द्वारा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या के बारे में आप बता रहे कि मोदी जी युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध चाहते हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के सत्ताधारी नेता महाराष्ट्र में कई अलग अलग बयान देते हैं विशेष समुदाय को लेकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? समुदाय को लेकर बयान तो मतलब अभी हमारे एनडीए की भूमिका ये है कि सभी जाति धर्म को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। जो योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई है, इस योजनाओं में जनधन योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, 10% EWS को आरक्षण है, तो ऐसी जो भी योजनाएं बनी है उसमें माइनॉरिटी को कुछ नहीं मिलना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई बयान देता होगा, लेकिन सरकार की जो स्कीम है उसमें अभी 10% आरक्षण में 8 लाख के अंदर जिनका ईयरली इनकम है, तो जिस कम्युनिटी को SC ST OBC का आरक्षण नहीं मिलता है, ऐसे समाज के, ऐसे फैमिली के बच्चों को आरक्षण देना चाहिए। ये मांग हमेशा उठती रही और मैंने सबसे ज़्यादा ये मांग की थी कि हमें आरक्षण मिलता है, लेकिन हाई कास्ट है, लेकिन उनका इनकम लोअर है, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमारे सरकार ने 6 साल पहले निर्णय लिया और इसका फायदा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन जो भी इस कैटेगरी में बैठते सबके लिए है। इसीलिए आपने जो सवाल पूछा है कि कोई बयान कोई देता होगा, लेकिन सरकार की भूमिका सबका साथ सबका विकास की है। नरेंद्र मोदी जी ने अपना परिवार 140 करोड़ लोगों का ये उन्होंने बताया है। वैचारिक भूमिका कोई अलग अलग हो सकती है, लेकिन सरकार की भूमिका सबको साथ में लेने की है। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।